हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली हेडिंग बनाई गई है वो है हरियाणा में बदला सरकार का चेहरा, नायब नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदला है। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले हरियाणा में अचानक बदले नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में मनोहर लाल और उनकी पूरी कैबिनेट ने मंगलवार सुबह त्यागपत्र दे दिया। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुनने जाने के बाद मंगलवार शाम को ही उन्हें हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई। मनोहर लाल और उनकी पूरी कैबिनेट के इस्तीफा देने के बाद ही हरियाणा में पिछले 4.5 साल से चला आ रहा भाजपा व जननायक जनता पार्टी का गठबंधन भी टूट गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा राज्य भवन में 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें सबसे वरिष्ठ मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पंडित मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल शामिल थे। ये पांचों मंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट में मंत्री थे, जिन्हें नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी नई कैबिनेट में शामिल किया है। हरियाणा मंत्रिमंडल में अभी 8 पद खाली हैं और बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। विस्तार के दौरान ही कैबिनेट के नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा और सरकार को समर्थन दे रहे 6 निर्दलीय विधायकों में से रानिया विधायक रणजीत सिंह को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है या किया जा चुका है। एसबीआई ने आयोग को सौंपा चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आई है और मंगलवार को शाम 5 बजे तक भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने की है, जबकि एसबीआई के अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर उक्त जानकारी दी है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने इंटरनेट मीडिया साइट एक्स पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के मुताबिक एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा की आपूर्ति 12 मार्च 2024 को ही कर दी है। यह पता नहीं चला है कि एसबीआई की तरफ से यह जानकारी किस रूप में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही एसबीआई की तरफ से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने की अवधि 30 जून 2024 करने के आवेदन को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च को यह जानकारी देने और चुनाव आयोग को एसबीआई से प्राप्त सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, झूठ बोल रहे हैं खरगे और राहुल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के जरिए हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देकर सम्मानित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोल रहे हैं और सीएए के लागू होने से देश के अल्पसंख्यक अपनी नागरिकता खो देंगे। सीएए में किसी भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां भाजपा इंटरनेट मीडिया कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और एआईएमआईएम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते इसका विरोध कर रही है। चुनाव में डीप फेक व भ्रामक सूचना के दुरुपयोग पर गूगल सतर्क। गूगल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित कंटेंट की पहचान आसानी से करने के लिए हम नए तरीके तैयार कर रहे हैं। गूगल के मुताबिक यूट्यूब की ड्रीम स्क्रीन जैसी फीचर्स के साथ एआई से बनाए जाने वाले वीडियो में एक लेबल दिखाना होगा जो लोगों को कंटेंट देखते समय दिखाई देगा। इसमें कंटेंट का पता लगा सकेगा। जल्द ही यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर को यह बताना होगा कि उन्होंने रियलिस्टिक, अलर्ट या सिंथेटिक कंटेंट कब बनाया है। गूगल इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि उनके प्रोडक्ट्स के माध्यम से बनाई जाने वाली प्रत्येक इमेज में गूगल वाटरमार्किंग शामिल हो, ताकि जो असली और नकली का फर्क समझ में आ सके। मंगलवार को गूगल ने अपने ब्लॉग में आगामी लोकसभा में चुनाव में गूगल प्लेटफॉर्म के गलत उपयोग पर रोक लगाने के लिए
किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी। गूगल ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव के प्रति लोगों को भी जागरूक भी किया जा रहा है। मतदाताओं को सही व सटीक जानकारी देने को लेकर गूगल ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। दिल्ली में 989 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का काम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली में 989 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का कार्य शुरू किया है। खजुराहो हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन, कोच, रेस्टोरेंट और आनंद विहार टर्मिनल पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी व मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और सांसद रमेश विधुड़ी विजवासन रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे। हम राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं विकास कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र निर्माण के अपने मिशन के तहत विकास कार्य करती है, न कि चुनाव जीतने के लिए ऐसा करती है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती इलाके में एक कार्यक्रम में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा करने के बाद देश के लिए 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें 10 नई वंदे भारत ट्रेन व डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 2 सेक्शनों की शुरुआत समेत 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं और गुजरात के भरूच जिले में 20,600 करोड़ रुपए के नए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कुछ लोग हमारे प्रयासों को चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम राष्ट्र निर्माण के मिशन के तहत विकास कार्य करते हैं, न कि सरकार बनाने के लिए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पोखरण में दिखी स्वदेशी सैन्य शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत की तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास के तहत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में अपनी ताकत दिखाई है। एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज चांगन में हुए इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी तकनीक से बने रक्षा उपकरणों, हथियारों के जीवंत प्रदर्शन के प्रधानमंत्री खुद गवाह बने। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परमाणु नगरी पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का गवाह बना है। युद्धाभ्यास इसी संकल्पना का हिस्सा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि हम स्वदेशीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से भारत की ताकत भी देख रहे हैं। ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों और विमान की ताकत देख प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित होना है तो आत्मनिर्भर बनना होगा। चीन को दिलाया याद, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और रहेगा। भारत ने चीन को एक बार फिर याद दिलाया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभी भी है और आगे भी बना रहेगा। साथ ही भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की तरफ से जताई गई आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल के महीनों में यह दूसरा मौका है जब चीन को अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराया गया है। ऐसा लगता है कि चीन के मित्र पाकिस्तान को कश्मीर की स्थिति को लेकर भारत जैसे लगातार याद दिलाता रहता है कि वह भारत का हिस्सा है और आगे भी बना रहेगा। वैसे ही चीन के साथ भी करने की जरूरत है। मोदी ने पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी। वहां उन्होंने सेला टनल का उद्घाटन किया था। यह भारत में सबसे ऊंचाई पर बनी हुई सुरंग है, जिसकी वजह से भारत का संपर्क अब चीन सीमा से सटे तवांग क्षेत्र से साल भर के लिए बन गया है। गाजा पट्टी की स्थिति पर डोभाल ने की चर्चा। ऐसे समय जब गाजा पट्टी पर लगातार हो रहे हमले रोकने के
को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अमेरिका समेत उनके कई सहयोगी देशों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, तब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की है। डोभाल अभी इजराइल के दौरे पर हैं और सोमवार को पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की है। वैसे भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय सुरक्षा व रक्षा मामलों के साथ ही गाजा पट्टी की स्थिति और लाल सागर के हालात के बारे में चर्चा हुई है। विदेश सचिव क्वात्रा को 6 माह का विस्तार दिया गया है। सरकार ने विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी क्वात्रा को विदेश सचिव के रूप में 6 महीने का सेवा विस्तार दिया है। वह 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब उनका कार्यकाल इस साल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। आईटीएटी के आदेश में कोई खामी नहीं, कांग्रेस इसके लिए खुद दोषी। 100 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया आयकर की वसूली के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी के याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। आयकर की मांग वर्ष 2021 में उठाई गई थी, लेकिन पार्टी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अदालत ने मौखिक टिप्पणी की है कि इस मामले को याची पार्टी ने बेकार तरीके से संभाला और कांग्रेस कार्यालय से भी कोई व्यक्ति इस मामले को लेकर 2021 में ही सो गया था। अदालत ने टिप्पणी की है कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने जागने और आपको फरवरी में नोटिस देने का फैसला किया, तथ्यों को नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण के एक संतुलित और प्रशंसनीय दृष्टिकोण अपनाया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा व पुष्पेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कांग्रेस और आयकर विभाग के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि आदेश बुधवार तक आने की संभावना है। प्रयुक्त जल प्रबंधन में हरियाणा और कर्नाटक आगे। हरियाणा और कर्नाटक प्रयुक्त जल प्रबंधन के मामले में देश में सबसे आगे हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट में यह बात पता चली है कि शहर में पानी की बढ़ती मांग और घटते भूजल स्तर के साथ देश भर में शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर गैर पेयजल उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त जल का शोधन व इसके पुनः उपयोग को बढ़ाना जरूरी है। रिपोर्ट में सामने आया है कि अभी 90% यूएलबी में प्रयुक्त जल प्रबंधन के लिए वित्तीय नियोजन एवं निवेश की कमी एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश के 72,000 मिलियन लीटर प्रयुक्त जल प्रबंधन में से 28% का ही शोधन हुआ है। प्रयुक्त जल के शोधन को मजबूत बनाने और उनके पुनः उपयोग को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र की पहचान करने की जरूरत है। इसे देखते हुए CEEW ने इस रिपोर्ट में अपनी तरह का पहला म्युनिसिपल यूज्ड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी तैयार किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से और पहला आर्टिकल है कि अस्तित्व में आया न्याय संगत कानून। राजनीतिक कारणों से नागरिकता संशोधन कानून के अमल का विरोध करना अतार्किक, अमानवीय और असंवैधानिक है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रसाल सिंह द्वारा। इस आर्टिकल में रसाल सिंह बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। 4 वर्ष की देरी के बाद अंततः उसकी पात्रता और प्रक्रिया संबंधी विस्तृत नियमावली गत दिवस भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई है। इससे इस अधिनियम के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह मोदी सरकार की एक निर्णायक पहल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के नियम निर्धारित किए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होते ही ब्रिटिश भारत में जन्म लेने वालों को उसी दिन से भारत की नागरिकता मिल गई, लेकिन जो लोग पूर्व रियासतों के निवासी थे उनके लिए 1955 में नागरिकता कानून बनाकर उन सबको भारत की नागरिकता दी गई। इस कानून के समय समय पर जैसे 1986, 1992, 2003 और 2005 में
गोवा, दमन द्वीप और दादर एवं नागर हवेली, पुडुचेरी आदि के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भूमि विवादों को सुलझाकर भारत में मिलाए गए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए संशोधन किए गए। इसी क्रम में मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में महज मजहबी आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ था। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए हुए नेहरू लियाकत समझौते के अनुपालन में पाकिस्तान के असफल हो जाने पर वहां प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्वीकारना हमारा संवैधानिक दायित्व है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग मजहबी कारणों से प्रताड़ित हैं, जिनका घर बार सब छूट चुका है, क्या उन्हें सामान्य जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए? क्या भारत को उन लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए जो विभाजन पूर्व उसके ही नागरिक थे और उन्होंने अलग देश नहीं मांगा था? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों जो अवैध प्रवासी के रूप में भारत में रह रहे हैं के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु उन्हें नागरिकता प्रदान करने वाला यह कानून आवश्यक था। चूंकि तीनों पड़ोसी देश अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में सर्वदा असमर्थ हैं, इसलिए भारत सरकार ने अपना कर्तव्य समझकर नागरिकता कानून में आवश्यक संशोधन किए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य मजहब के कारण प्रताड़ित उन अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जीवन देना है जो उक्त तीनों देशों में अपनी आस्था का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते थे। वे इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते थे, किंतु यदि वे अपने भारतीय मूल का साक्ष्य देने में असमर्थ होते थे तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रस्तुतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा जाता था। नागरिकता तीनों पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को सीधे भारत की नागरिकता हासिल करने की सुविधा नहीं देता, क्योंकि वे अपने देश में बहुसंख्य नागरिक हैं। इन कानून से किसी भी भारतीय अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम की नागरिकता किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। यह कानून किसी की नागरिकता का हनन नहीं कर रहा है, बल्कि वंचितों को कानून अधिकार दे रहा है। यह अधिनियम किसी को बुलाकर भी नागरिकता नहीं दे रहा है, बल्कि जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया है वे ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि भारतीय पद्धति से अनुसंधान का अभाव। शिक्षा के भारतीयकरण का लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब ज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारतीय पद्धति से अनुसंधान होना आरंभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के भारतीयकरण पर बल तो देती है, किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति तभी संभव है जब ज्ञान के सभी अनुसंधानों में भारतीय पद्धति से अनुसंधान भी हो। और इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे द्वारा। वे बताते हैं कि ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन ने तर्कपूर्ण युक्तिपूर्ण चिंतन पर बल दिया। वाचस्पति मिश्रा ने संख्यात्मक कौमुदी में लिखा कि इस दुनिया में सभी अनुसंधानों का उद्देश्य मानव जाति की किसी भी अनसुलझी समस्या का समाधान करना है। उनके अनुसार किसी भी अनुसंधान को तभी सार्थक माना जाना चाहिए जब तक वह इन शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर लेते। जैसे कोई स्पष्ट समस्या होनी चाहिए जिसके लिए वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता हो। भारत की प्राचीन अनुसंधान पद्धति शोधकर्ता में शोध वृत्ति जागृत कर उसे शोध की महत्ता का बोध कराती है। शोधार्थी को सांगोपांग विश्लेषण विवेचना के माध्यम से सम्यक अनुशील में साक्ष्य बनाती है। भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में एक और विडंबना है और वह यह कि भारत के तमाम विद्या केंद्रों में अनुसंधान के संदर्भ में भी विदेशी शैलियां अपनाई जा रही हैं, जो संख्या में मूलतः 5 है। MLA यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, शिकागो, वैंकूवर और हार्वर्ड
भारत में अनुसंधान में साधारणतया दो प्रकार की संदर्भ व्यवस्थाएं अपनाई जाती रही हैं। एक नोट व्यवस्था तथा दूसरी कोष्ठकबद्ध व्यवस्था। नोट व्यवस्था में टिप्पणी क्रमानुसार दी जाती है। फुट नोट्स किसी विचार अभिमत की पुष्टि अथवा खंडन में, यहाँ तक कि स्पष्टीकरण में सहायक होते हैं। नोट व्यवस्था में शिकागो एवं MLA शैलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कोष्ठकबद्ध व्यवस्था में आंशिक संदर्भ रहता है जो पाठ के अंतर्गत कोष्ठक में दिया जाता है, पूरा संदर्भ अंत में दिया जाता है। इस व्यवस्था को हार्वर्ड व्यवस्था अथवा लेखक दिनांक व्यवस्था भी कहा जाता है। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है, महंगी सब्जी ने रोकी खुदरा महंगाई की गिरावट। सब्जियों की कीमतों में तेजी ने पिछले महीने कुल खुदरा महंगाई में गिरावट को रोक दिया। यही कारण है कि इस वर्ष फरवरी में खुदरा महंगाई 5.9% रही है। यह 4 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले यानी जनवरी 2024 में 5.10% थी। इस सब पिछले साल फरवरी में खुदरा महंगाई दर 6.44% पर थी। यह लगातार छठा महीना है जब खुदरा महंगाई 6% से नीचे रही है। RBI ने खुदरा महंगाई दर को 2% की घट बढ़ के साथ 4% के लक्ष्य पर तय कर रखा है। इससे अधिक महंगाई होने पर उसे असहनीय माना जाता है। दाल और सब्जी के दाम में अधिक तेजी से खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई में 8.66% की बढ़ोतरी हुई और जनवरी में यह बढ़ोतरी 8.30% की थी। उद्योग और सेवा क्षेत्र में तेजी से 8% रहेगी विकास दर। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने मंगलवार को कहा कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में उच्च गतिविधि के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 8% के करीब होगी। एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि विकास दर सांख्यिकी मंत्रालय के 7.6% के अनुमान से अधिक होगी और निकट अवधि में इस संबंध में आशावादी होने की कई वजह हैं। अगर चौथी तिमाही की विकास दर में सांख्यिकी मंत्रालय ने कहा है कि 7.6% के अनुमान से अधिक होगी और निकट अवधि में इस संबंध में आशावादी होने की कई वजह भी बताई जा रही हैं। डाटा की कमी से नहीं हो पा रहा किसानों की आय का निर्धारण। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि किसानों और उनके अन्य स्रोतों से होने वाली आय का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने से यह निर्धारित करना मुश्किल हो रहा है कि उनकी आय वास्तव में दोगुनी हुई है या नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि किसान गैर कृषि स्रोतों से अधिक कमाई कर रहे हैं। रमेश चंद ने कहा कि कृषि उपज की कीमतें किसी कानून द्वारा तय नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इसके गंभीर प्रभाव होंगे जो न तो कृषि क्षेत्र के लिए और न ही किसानों के लिए हित में होंगे। प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को हासिल करने में हमें कितनी सफलता मिली है इसके मूल्यांकन की आवश्यकता है, लेकिन आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। अनिश्चितता के बावजूद पिछले साल के बराबर रहेगा निर्यात। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि वैश्विक व्यापार में मंदी और अनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात पिछले साल के समान स्तर पर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसी उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं को लागू कर रही है जिनका जोर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं पर है। ऐसा करने से देश के व्यापार घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारा व्यापार घाटा पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम रहेगा। गोयल ने एक साक्षात्कार में बताया कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि हम चालू वित्त वर्ष में मार्च के अंत तक पिछले साल के समान स्तर पर होंगे। हमारी वस्तुओं और सेवाओं के बीच कुछ समायोजन हो सकता है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम पिछले साल के समान स्तर पर होंगे। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जनवरी के दौरान भारत का वस्तु निर्यात 4.89% घटकर $353.92 अरब था। अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज़ है, रमजान
युद्ध विराम नहीं होगा, लगातार जारी है। मॉरिशस में रह रहे भारतवंशी बनवा सकेंगे OCI कार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि भारत ने मॉरिशस में रह रहे भारतवंशियों की 7वीं पीढ़ी को भारत की विदेशी नागरिकता यानी कि OCI कार्ड देने के लिए विशेष प्रावधान को मंजूरी दी है। यह कदम यहाँ के युवाओं उनके पूर्वजों की भूमि से फिर से जुड़ने का एक प्रयास है। इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि भारत सरकार पवित्र गंगा तालाब परिसर का धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटक केंद्र के रूप में पुनर्विकास करने में मॉरिशस सरकार की मदद करेगा। यह 3 दिवसीय मॉरिशस की राजकीय यात्रा है। UNSC की सूची में आतंकियों को शामिल करने से रोकना, दोहरा रवैया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन का नाम लिए बिना आतंकवाद पर उसके दोहरे रवैये को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई है। भारत ने उन देशों को आड़े हाथों लिया है जो साक्ष्य पर आधारित वैश्विक आतंकियों की काली सूची में शामिल करने में अड़ंगा लगाते हैं। कहा कि बिना कोई तार्किक कारण दिए ऐसा करने से उनके दोहरे रवैये की बू आती है। हाल के वर्षों में चीन ने वीटो शक्ति का उपयोग कर कई बार पाकिस्तानी आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र की काली सूची में शामिल होने नहीं दिया है। इस तरह भारत एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। अमेरिकी सांसदों ने की ग्रीन कार्ड बैकलॉग हल करने की योजना। अमेरिका के 2 पार्टियों के प्रमुख सांसदों ने ग्रीन कार्ड बैकलॉग और H1B वीज़ा की समस्या को प्राथमिकता से हल करने की मांग की है। आवर्जन सम्मेलन में डेमोक्रेट व रिपब्लिकन सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है, जिसका असर बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय प्रवासियों पर पड़ा है। अमेरिकी संसद परिसर में सोमवार को इस तरह के पहले टेक इमिग्रेशन समिट का आयोजन फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा की ओर से आयोजित किया गया था। तो ये आज का 13 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।